कहानी स्टार्ट होती है मंगलपुर गांव से, जहां हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि मंगलपुर एक शादी में आए हुए थे। अब उन्हें घर जाना है, लेकिन रात काफी हो चुकी है और बारिश भी बहुत हो रही है। ट्रेन का भी दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तब ये लोग पास में ही आग जलते हुए देखते हैं और वहीं पर एक बाबा बैठा होता है। ये लोग उस बाबा के पास जाते हैं और आग सेकने लगते हैं। अब उनके बीच में बातें होने लगती है। बाबा बताते हैं कि मंगलपुर में किसी भी लड़की की शादी नहीं होती है, अगर होती भी है तो वो सुहागरात के दिन मारी जाती है। इसी को लेकर बाबा एक कहानी सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं कि सालों पहले की बात है कि लखनऊ से पास ही के गांव में बारात आई थी। शादी अच्छे से हुई। शादी के बाद वो लड़की को ले जा रहे थे। वो लोग किसी और रास्ते से जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में एक पेड़ गिर गया। वो रास्ता ब्लॉक हो गया और उन्हें यही मंगलपुर के रास्ते से जाना पड़ा, क्योंकि यही एक रास्ता बचा था। यहाँ से जाते टाइम उनकी बस पंचर हो गई थी। सारे पैसेंजर्स बस से उतर जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। तभी अचानक से एक चमगादड़ जैसा राक्षस इनकी ओर आता है और वो अचानक से इनके ऊपर हमला करने लगता है। उस चमगादड़ जैसे आदमी ने वहां सभी को मार दिया था। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें लंदन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अर्जुन और उसकी फैमिली को देखते हैं। अर्जुन की फैमिली में उसकी बहन मीरा है, जो कि उससे छोटी है, और उसके पिता वासुदेव रहते हैं। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि मीरा को एक राहुल नाम का लड़का पसंद है और वो जल्दी उससे शादी करने वाली है, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे वो शादी कर सके। अर्जुन भले मीरा से बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं। वो चाहता है कि उसके पिता उसका सारा कर्ज चुका दे, पर फिलहाल उसके पिता मीरा की शादी पर फोकस करना चाहते हैं। मीरा के ससुराल वाले बहुत ही अजीब टाइप के इंसान हैं। वो लोग वास्तु शास्त्र में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। इसी वजह से तो राहुल और मीरा की अब तक शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मीरा और राहुल चाहते हैं कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। अब यहाँ अर्जुन और मीरा के पिता वासुदेव बताते हैं कि उन्हें एक अर्जेंट काम से सिडनी जाना है, और तब तक तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम्हें शादी कहाँ करनी है। तुम जहाँ भी बोलोगे तुम्हारी शादी वहीं होगी। लेकिन वो सिडनी अर्जेंट काम से जा रहे हैं, इसलिए उन्हें कॉल करके डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल भी कॉल नहीं उठाएंगे। वासुदेव यहाँ मीरा से चुपचाप कहता है कि जितना भी अर्जुन के ऊपर कर्जा है वो सारा चुका देगा, लेकिन उससे पहले वो तुम्हारी शादी करवाएगा। बस तुम्हें ये बात अर्जुन को नहीं बतानी है, वरना वो और कर्जा ले लेगा। लेकिन जैसे ही वासुदेव सिडनी जाने के लिए निकलते हैं, यहाँ पे मीरा अर्जुन को सारी बात बता देती है और कहती है कि ये बात पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक लॉयर आता है, जो कि मीरा से मिलने के लिए आया था। लॉयर यहाँ मीरा को बताता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी हवेली है जो आपके नाम पर है। ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन भी यहाँ आ जाता है और वो लॉयर से सारी डिटेल्स लेने लगता है। अर्जुन मीरा से कहता है कि अगर तुम्हारी पुश्तैनी हवेली है जो कि बहुत बड़ी है, तो फिर तुम्हें शादी वही करनी चाहिए। एक बार मैं हवेली देखकर आ जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें भी वहां बुला लूंगा। तो मीरा भी अर्जुन की बात मान लेती है। अब अर्जुन इंडिया पहुंच जाता है। वो ट्रेन से मंगलपुर जाने लगता है और ट्रेन में ही अर्जुन की मुलाकात प्रिया नाम की लड़की से होती है। ये मुलाकात कम और एक इत्तेफाक जैसा ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ अर्जुन ने प्रिया की जान बचाई थी, जो कि ट्रेन से गिरने वाली थी। अर्जुन और प्रिया इसके बाद काफी बातें करते हैं। अब अर्जुन अपने गांव मंगलपुर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी हवेली देखता है, जो कि बाहर से खंडर जैसी लगती है, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़ी थी। लगभग 200 कमरे थे उस हवेली में। इसी हवेली को मैनेज करने वाला मैनेजर है शंभुनाथ। शंभुनाथ अर्जुन को पूरी हवेली घुमाता है और इस हवेली के बारे में बताता है। शंभुनाथ अर्जुन को उसके दादा मतलब कि दुष्यंत सिंह के बारे में भी बताता है। लेकिन अर्जुन जब कहता है कि वो कहीं और नहीं रुकने वाला, बल्कि वो इसी हवेली में रुकेगा, तो शंभुनाथ हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले इस हवेली में कोई भी नहीं रुका है। जो लोग भी पहले इस हवेली में रुके हैं वो मारे गए हैं। इसलिए शंभुनाथ अर्जुन से कहता है कि तुम्हें भी इस हवेली में नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अर्जुन शंभुनाथ की कोई बात नहीं मानता। अब हवेली में साफ सफाई होने लगती है और अर्जुन अपनी बहन मीरा को कॉल करके बताता है कि हवेली बहुत बड़ी है और अगर तुम्हारी शादी यहाँ पर होगी तो लोग हैरान रह जाएंगे कि ये लोग तो बहुत अमीर हैं, इसलिए तुम्हारी शादी यहीं होगी। अर्जुन अगले ही दिन दिल्ली से जगदीश नाम के वेडिंग प्लानर को बुला लेता है, जिसे सभी लोग प्यार से जग्गू कहते हैं। और जब ये बात शंभुनाथ को पता चलती है कि यहाँ शादी होने वाली है, तो वो तो चौंक जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो सभी लोग काम छोड़कर भाग जाते हैं। शंभुनाथ यहाँ पर अर्जुन को बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मंगलपुर में कभी भी शादी नहीं होती। लेकिन अर्जुन जानना चाहता है कि अगर शादी नहीं होती तो गांव में इतने सारे लोग कैसे हैं। तो शंभुनाथ बताता है कि यहाँ पास में गंगा नदी है और गंगा नदी के दूसरे साइड पे ही लोग शादी करते हैं और शादी के बाद ही वापस लौटते हैं। अर्जुन इन सबके पीछे का रीजन जानना चाहता है। तब शंभुनाथ बदुसुर की कहानी उसे सुनाता है, जो हजारों साल पहले की कहानी है। एक असुर कन्या और एक देवपुत्र के बीच में आपस में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। उनका एक बेटा हुआ था जिसे असुर कन्या पालना चाहती थी,
लेकिन अगर ये बात देवों को मालूम पड़ती तो वो नाराज हो सकते थे। इसलिए असुर कन्या ने अपने बेटे को अंधेरे के राजा को दे दिया और वही आगे चलकर वधूसुर बना। शुरुआत में वधूसुर के पास कोई भी शक्तियां नहीं थी, लेकिन फिर उसने भगवान की तपस्या की, बहुत ज्यादा पाठ पूजा की और आखिर में यहाँ उसने भगवान को मना लिया और फिर उसे वरदान प्राप्त हुआ। वधूसुर को भगवान शंकर से वरदान प्राप्त हुआ कि वो चिरंजीवी रहेगा, ना तो वो कभी मर सकता है और ना ही उसकी कभी शक्तियां कम होंगी। वधूसुर सिर्फ अपने हाथों से ही मर सकता है या तो फिर अपने अंश के हाथों मर सकता है। जब वधूसुर को अपनी शक्तियों के बारे में मालूम पड़ा कि वो चिरंजीवी है और वो कुछ भी कर सकता है, तो उसने देवताओं पर ही आक्रमण कर दिया। देवता डर चुके थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद देवता अब सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने फिर से भगवान का सहारा लिया। तब भगवान ने एक लीला रची और वधूसुर के सामने उन्होंने एक अप्सरा को लाकर खड़ा कर दिया। उसे देखकर वधूसुर मोहित हो गया और वह उससे प्यार करने लगा। लेकिन अप्सरा कन्या का कहना था कि वह उसे तभी छूने देगी जब उन दोनों की शादी होगी। तो यहाँ वधूसुर कहता है कि मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो दोनों की शादी होती है। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना रहे होते हैं, लेकिन वरमाला के बीच में ही यहाँ पर अप्सरा वधूसुर की छाती पर खंजर खोप देती है और उसके प्राण ले लेती है। लेकिन टेक्निकली यहाँ पर वधूसुर मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो चिरंजीवी है। लेकिन अप्सरा ने वधूसुर को अपनी बिजलियों की शक्तियों से दफनाया था और वधूसुर फिर से पैदा ना हो, इसलिए अप्सरा एक बहुत बड़े पेड़ में बदल गई और वहीं से अप्सरा का नाम वृक्षिणी पड़ा। वृक्षिणी पेड़ के सामने ही वधूसुर का एक छोटा सा टेम्पल भी है और वहीं पे वधूसुर की समाधि है, लेकिन उसकी आत्मा पूरे इलाके में घूम रही है और किसी तरह से वो वधूसुर को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि शंभुनाथ ने ये सारी कहानी जग्गू और अर्जुन को सुना दी थी, लेकिन अर्जुन और जग्गू उसकी बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि अर्जुन को होटल के लोगों से ये बात मालूम पड़ी थी कि शंभुनाथ जो है वो हवेली की चीजों को चुराता है और इसी वजह से शंभुनाथ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस हवेली में कोई आए। अगर हवेली में कोई रहने लगा तो शंभुनाथ चोरी नहीं कर पाएगा, जबकि शंभुनाथ उनको समझाने की काफी कोशिश कर रहा था कि ये नॉर्मल हवेली नहीं है, ये एक भूतिया हवेली है। लेकिन अर्जुन और जग्गू उसकी बात नहीं सुनते और शादी की तैयारी करने लगते हैं। साथ ही अर्जुन शंभुनाथ से कहता है कि अगर सारे मजदूर फिर से काम पर नहीं लौटे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, कोई भी पैसे नहीं दूंगा। इसलिए अब यहाँ पर शंभुनाथ को सारे मजदूरों को बुलाना पड़ता है ताकि यहाँ शंभुनाथ को पैसे मिल सके। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जो कि मंगलपुर के पास थाने में जाती है और वहाँ वो अपनी बहन के बारे में पूछती है। मालूम पड़ता है कि फिल्म की शुरुआत में जो बारात गई थी ना, उसमें जो दुल्हन थी वो दरअसल प्रिया की बहन थी, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे और तो और उसकी बहन का कोई भी अता पता नहीं था। वो जानना चाहती थी कि आखिरकार उसकी बहन कहाँ पर है और पुलिस उसे खोज भी रही है या नहीं। पर पुलिस वाले उसे साफ समझा देते हैं कि इसके बारे में किसी से भी वो बात ना करे, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब हवेली में रात को हम देखते हैं कि जग्गू को कुछ चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए वो अपने पास अर्जुन को बुलाता है। अर्जुन को भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब वो दरवाजे के पास देखते हैं तो वहाँ पर जग्गू का भांजा होता है जिसका नाम सुंदर है। वहाँ सभी लोग उसे बल्ली कहकर पुकारते हैं। हवेली में बल्ली का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही खराब था क्योंकि यहाँ पर बल्ली अर्जुन को एक काम वाला समझ रहा था और अर्जुन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो कहता है कि शुरुआत से ही मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है। दोनों के बीच यहाँ पर तू मैं होती है क्योंकि अर्जुन समझ गया था कि बल्ली एक लड़की बाज है और पूरी तरह से ठगी है, इसलिए इससे जल्दी काम करवाओ और यहाँ से भगाओ। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को कुछ गलतफहमी हो गई थी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि बल्ली यहीं पर काम करने वाली लड़की को छेड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ अर्जुन हमेशा बल्ली को मारता पीता रहता है और यहाँ जग्गू से कहता रहता है कि ये किसे लेकर आ गया है, ये बंदा किसी काम का नहीं है, ये एक नंबर का ठरकीबाज है, यहाँ पर रिश्तेदार आने वाले हैं, उससे पहले इसे भगा देना। लेकिन जग्गू बताता है कि बल्ली को भगाना इतनी आसान बात नहीं है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रीशियन है और उसने हवेली के सारे वायर्स खोल दिए हैं। अब बल्ली को ही पता है कि कौन सा वायर कहाँ लगेगा, इसलिए हमें बल्ली को यहाँ पर काम पर रखना ही पड़ेगा। अर्जुन जग्गू से कहता है कि जैसे ही यहाँ पर काम होगा ना, इसे तुरंत ही भगा देना। हम देखते हैं कि बल्ली अपना काम ठीक से करता तो है, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा अनस्टेबल है, इसलिए उसके सारे काम खराब होते जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि गलती से कुछ गलत वायर लग जाने की वजह से गीजर का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, कमरे में शॉर्ट सर्किट भी होने लगे और यहाँ पर अर्जुन गीजर बंद करने के लिए गया तो उसे खतरनाक करंट लगा। यहाँ पर उसकी ऑलमोस्ट जान चली गई थी, लेकिन सही टाइम पर प्रिया आ जाती है। वो अर्जुन को सीपीआर देती है। अर्जुन की जो सांसें बंद हो गई थी सीपीआर की वजह से फिर से चलने लगती हैं। प्रिया कहती है, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने तुम्हारी जान बचा दी। यहाँ उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं और अर्जुन उसे बताता है कि 13 तारीख को मेरी बहन की शादी है, तुम यहाँ पर जरूर आना। प्रिया बताती है कि वो एक राइटर है और उसे कहानियां लिखना बहुत पसंद है और उसे किसी काम से सीतापुर जाना है, लेकिन वो शादी तक जरूर वापस आ जाएगी। अब रात को बल्ली जब सो रहा होता है तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है और तो और कोई बार बार चीख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक चमगादड़ वाला आदमी बल्ली को पजेस कर लेता है और अब वो कहीं जाने लगता है।
अर्जुन तुरंत ही जग्गू को उठा कर लाता है और कहता है कि देखो तुम्हारा भांजा कैसी हरकत कर रहा है। जिसके बाद वो लोग बल्ली का पीछा करने लगते हैं। बल्ली हवेली से निकलकर जंगल के रास्ते जाने लगता है। अर्जुन और जग्गू उसका पीछा करते हैं। यहाँ अर्जुन और जग्गू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बल्ली जा कहाँ रहा है, बस वो तो उसका पीछा कर रहे थे। आखिर में बल्ली वहां जाकर रुकता है जहाँ पर वृक्षिणी का बहुत बड़ा पेड़ है और वधूसुर का मंदिर है। वो वहां जाकर रुकता है और कहता है कि हमारे राजा जो है वो यहीं पर रहते हैं। लेकिन अब अर्जुन उसे थप्पड़ मारता है और उसे होश आ जाता है और यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अलग होने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे वधूसुर आने वाला है, तो ये लोग डर के वहां से भाग निकलते हैं। अब अगली सुबह होती है। यहाँ पर बल्ली और अर्जुन तो सही सलामत आ चुके थे, लेकिन जग्गू नहीं आया था। पता चलता है कि जग्गू नाले में गिर गया था और उसे नाले से उठाकर लाया गया है। यहाँ अर्जुन को जब से करंट लगा है तब से उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखाई देते। और कई बार गलतफहमी के चक्कर में यहाँ पर बल्ली की पिटाई भी हो जाती है। इसके बाद अर्जुन किसी काम से शहर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से प्रिया से होती है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कब आई। प्रिया कहती है कि वो तो यहीं पर रहती है। उन दोनों के बीच में यहाँ फिर से बातें होती हैं और अर्जुन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर वधूसुर की कहानी सुनी है कि नहीं। यहाँ पर वधूसुर की कहानी बहुत फेमस है, अगर तुम राइटर हो तो उसके बारे में जरूर लिखना। उनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी होती है। अब वो लोग जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। अर्जुन प्रिया को वधूसुर का मंदिर और वृक्षिणी का पेड़ बताता है। यहाँ पर वो दोनों काफी मस्ती करते हैं। अर्जुन अपने कैमरे में काफी सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर लेता है। अर्जुन को तो प्रिया बहुत पसंद आ गई थी। अर्जुन तो प्रिया से शादी करना चाहता है, लेकिन प्रिया कहती है कि कहानी यहाँ पर ऐसी फैली हुई है कि जो भी यहाँ पर शादी करता है उसकी दुल्हन को मार दिया जाता है। अर्जुन कहता है कि देखो मैं तो मंगलपुर में ही अपनी बहन की शादी कर रहा हूँ, अगर उसकी शादी कंप्लीट हो जाए तो समझ जाना कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। बातों ही बातों में ये लोग वधूसुर के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचते ही अचानक से बहुत सारा अंधेरा आ जाता है और फिर यहाँ से इन्हें भागना पड़ता है। और तभी हम वधूसुर को देख पाते हैं जो कि हूबहू अर्जुन की तरह दिख रहा था। अब घर पहुंचने के बाद अर्जुन अपने पिताजी से बात करता है। पिताजी को पता चलता है कि अर्जुन इंडिया में मंगलपुर गया है, तो वो उसे बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। लेकिन अर्जुन कहता है कि आपने ही कॉल नहीं उठाया और अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मीरा की शादी तो यहीं होगी। ये सारी बातें सुनने के बाद वासुदेव यहाँ अर्जुन से कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शादी करने से पहले एक बार गुरुजी से जाकर मिलकर आओ, जो कि गंगा के उस पार रहते हैं। तब अर्जुन गुरुजी से मिलने के लिए गंगापुर जाता है और उनसे सारी चीजें पूछता है। गुरुजी बताते हैं कि वह हवेली दरअसल में श्रापित है और वहाँ किसी की भी शादी नहीं हो सकती। दरअसल में पूरे मंगलपुर में शादी नहीं हो सकती और उसका कारण है वो हवेली। फिलहाल तुम्हें उस हवेली के पूजा वाले रूम को खोलना है ताकि सब कुछ ठीक हो सके। उससे पहले मैं एक आदमी को वहाँ भेजूंगा और वो सारी चीजें चेक करेगा कि हवेली में सब कुछ ठीक है या फिर शक्तियाँ बढ़ चुकी हैं। यहाँ गुरुजी का आदमी हवेली में आता है और जब पूजा वाले रूम में झांकने लगता है तभी एक शक्ति गुरुजी के आदमी को लग जाती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो डर जाता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत गहरी और बहुत ही खतरनाक शक्तियां हैं। वो कहता है कि गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे थे, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं जिनसे लड़ना असंभव है, लेकिन उससे पहले मुझे आश्रम पहुंचना होगा और गुरुजी को ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। लेकिन रात होते ही तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे दिए जलाकर रखने होंगे। अगर दिए बुझ गए तो समझ लो वधूसुर वापस आ जाएगा और वो तुम सब पर अटैक भी कर देगा और तुम्हें मार भी सकता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि शाम हो रही है, उससे पहले मुझे स्टेशन छोड़ दो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। शाम होने के बाद मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन अपनी कार से उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है। तभी बीच रास्ते में एक तूफान आ जाता है और इसी वजह से वो लोग रास्ते में ही अटक जाते हैं और यहाँ तूफान इतना बढ़ने लगता है कि कार से निकलकर ये लोग छिपने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक ट्रेन उड़कर आती है और उस आदमी का गला काट देती है। ये सारी चीजें देखने के बाद अर्जुन हैरान रह जाता है और अब वो हवेली पहुंच जाता है। जो दिए जल रहे थे अब वो बुझ चुके हैं और दिया बुझते ही वहाँ वधूसुर की शक्तियां आ जाती हैं और यहाँ पर अर्जुन वधूसुर को अपने सामने खड़ा हुआ पाता है और अब वधूसुर अर्जुन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि अंधेरे में तो वधूसुर की शक्तियां बहुत ही तेज हो जाती हैं। उनसे लड़ना असंभव है और अर्जुन के पास ऐसी कोई भी रोशनी नहीं है जो उसे बचा सके। लेकिन अर्जुन के पास कार थी, वो कार में जाकर बैठ जाता है क्योंकि वहाँ पर लाइट थी और रात भर वो वही कार में बिताता है। जब सुबह होती है तो उसे भरोसा ही नहीं होता कि रात को क्या क्या हो गया। उसके पास जग्गू आता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है। रात भर से उसे कोई ना कोई आवाजें सुनाई दे रही है। रात भर से उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज को पटक रही है। लेकिन अर्जुन उसे बताता है कि ये सारी चीजें सच है और हम ये शादी कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये शादी यहाँ नहीं हो सकती। अब अर्जुन तुरंत ही अपनी बहन के पास कॉल करता है और उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है
क्योंकि कॉल करने से पहले ही मीरा और राहुल की पूरी फैमिली यहाँ आ चुकी थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अर्जुन शादी के लिए मना क्यों कर रहा है, जबकि राहुल की माँ मतलब मीरा की सास को ये हवेली बहुत पसंद आई है और वो यहीं शादी करना चाहते हैं। अर्जुन के पिता अब यहाँ आ जाते हैं और वो गुरुजी से मिलने जाते हैं। अर्जुन और वासुदेव गुरुजी से मिलते हैं और बताते हैं कि राहुल की पूरी फैमिली यहाँ पर आ चुकी है और वो चाहते हैं कि शादी यहीं पर हो। उन्हें बहुत बार मना किया गया है लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तब जाकर गुरुजी कहते हैं कि एक बार अगर उस रूम की चाबी मिल जाए तो हम सब कुछ रोक सकते हैं और ये रूम की चाबी तुम्हें राजा के दूसरे घर में मिलेगी। और रही बात शादी की, तो वो हो सकती है लेकिन तुम्हें दिन का मुहूर्त रखना पड़ेगा, शाम होने से पहले तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अर्जुन यहाँ गुरुजी की बात को मान लेता है और वो राजा के दूसरे घर चाबी लेने के लिए जाता है। जब वो उनके घर जाता है तो वहाँ एक अनजान सा आदमी मिलता है और वो उसे चाबी देने से मना कर देता है। यहाँ पर अर्जुन को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को बुरी तरह से पीटने लगता है और तभी वहाँ पर राजा दुष्यंत आते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अर्जुन के दादाजी थे। लेकिन वो यहाँ पर उन्हें पहचान नहीं पाता। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उनके हाथ में थी गन। वो यहाँ पर गन दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे के लिए सब कुछ करना है, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन हैरान रह जाता है क्योंकि उनका बेटा तो दरअसल वासुदेव है। तो फिर आखिरकार वो वासुदेव को अपना बेटा क्यों नहीं पुकार रहे हैं। तब वासुदेव और गुरुजी मिलकर यहाँ पर अर्जुन को कहानी बताते हैं कि दरअसल में वासुदेव तुम्हारे असली पिता नहीं है। अब कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहाँ हम राजा दुष्यंत को देख पाते हैं। वो बहुत पूजा पाठ वाले आदमी थे। यहीं पर हम दो लड़के देखते हैं, वासुदेव और माधव। माधव जो है वो बिल्कुल अर्जुन की तरह लगते हैं। दोनों यहाँ पर राजा के शिष्य थे और वो बहुत ही सारी विद्याएं सीख रहे थे। यहीं पर हम यशोदा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि आश्रम में नृत्य सीखने के लिए आती है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि यशोदा और वासुदेव दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और माधव भी यशोदा को ही पसंद करता है। अब आगे हम देखते हैं कि राजा इन्हें मंत्रों का उच्चारण करना सिखा रहे होते हैं लेकिन माधव गलत उच्चारण कर रहा होता है। राजा उन्हें बताते हैं कि आखिर गलत मंत्रों का उच्चारण करने से क्या हो सकता है। वो उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर एक आधुनिक मशीन लगी होती है। वो बताते हैं कि यह मशीन हजारों सालों से वधूसुर को रोके हुए है। वधूसुर के बारे में इन सभी को बहुत अच्छे से मालूम है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वधूसुर फिर से जाग सकता है। पहले भी वधूसुर को जगाने की कई लोगों ने कोशिश की है। गलत मंत्रों से वधूसुर जागने लगता है और इसी वजह से हमने आधुनिक मशीन बनाई है। शाम होते ही हम ये मशीन ऑन कर देते हैं जिससे कि मंत्रों के जाप स्टार्ट हो जाते हैं और ये सारे मंत्र वधूसुर के मंदिर तक पहुंचते हैं और रात भर वधूसुर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि रात को ही उसकी शक्तियां पैदा होती हैं। जो भी वधूसुर को जगाएगा उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि हर नवरात्रि पर एक प्ले किया जाता है जहाँ पर कि वृक्षिणी ने वधूसुर को कैसे मारा ये बताया जाता है। वृक्षिणी जो है वो यशोदा बनती है और वधूसुर जो है वो माधव बनता है। दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि यशोदा यहाँ गिरते गिरते बचती है और यहाँ दरअसल में वासुदेव उसे बचाता है। और यहाँ पर राजा कहते हैं कि हमारे आश्रम में यशोदा और वासुदेव दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, मैं उनकी शादी घोषित करता हूँ। ये सुनने के बाद माधव को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो यशोदा से प्यार करता है। वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब वो कमरे में जाता है जहाँ पर आधुनिक मशीन थी, वो उसे तोड़ देता है और वहां पर गलत मंत्र उच्चारण करने लगता है। जब राजा उस कमरे में आता है तो अपने बेटे माधव को ऐसा देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसके अंदर एक वधूसुर दिख रहा था। यहाँ पर माधव राजा से कहता है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो वधूसुर मानेगा और वो मेरी मनोकामना को पूरी करेगा क्योंकि मैं यशोदा से प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। राजा कहता है कि इतनी सी बात है, तुम वधूसुर को मत जगाओ, मैं यशोदा से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अब आगे हम देखते हैं कि वासुदेव और माधव की शिक्षा खत्म हो जाती है और जब गुरु दक्षिणा की बारी आती है तो गुरु दक्षिणा में राजा वासुदेव से यशोदा को मांग लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा यशोदा से दूर हो जाओ। वासुदेव भी गुरुजी की बात को मान लेते हैं क्योंकि वो उनको बहुत मानते हैं और फिर ना चाहते हुए भी यशोदा से दूर हो जाते हैं। वासुदेव यशोदा से कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म का इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनकर यशोदा को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोने लगती है। तब राजा उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारी शादी टूट गई है, अब तुम कहीं की नहीं रह जाओगी, इसलिए तुम माधव से शादी कर लो। और ये बात सुनकर यशोदा भी मान जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए वो मान गई थी। जब उन दोनों की शादी हुई और जब उन दोनों की सुहागरात हुई तभी अचानक से यशोदा ने देखा कि रात को माधव जो है वो उसके कमरे में नहीं है। माधव फिर से उसी आधुनिक मशीन वाले रूप में चला जाता है जहाँ पर वो वधूसुर को जगाने की कोशिश कर रहा था। जब यहाँ यशोदा उस रूम में जाती है तो उसने पहली बार माधव को वधूसुर की शक्ल में देखा। उसे देखकर यशोदा पूरी तरह से डर जाती है, मतलब अब माधव के अंदर वधूसुर है। वासुदेव इस जगह को छोड़कर जा रहा होता है। यशोदा उसके पास जाकर गले लग जाती है और फिर वासुदेव और यशोदा हमेशा के लिए लंदन चले जाते हैं।
बाद में उन्हें पता चलता है कि यशोदा प्रेग्नेंट है और फिर भी वासुदेव उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है। वो बच्चा दरअसल में माधव और यशोदा का था। इसके बावजूद वासुदेव उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि वासुदेव उसके असली पिता नहीं है। यहाँ मालूम चलता है कि 12 नई नवेली दुल्हनों की बलि दे दी गई है और 13वीं जो है वो वधूसर को फिर से जिंदा कर सकती है। और वधूसुर ने माधव को पजेस कर लिया था, इसलिए अब उसी के इशारे पर चल रहा है। तो जहाँ तक हो सके ये शादी कैंसिल हो जानी चाहिए। अगर नहीं भी हुई तो शादी दिन में होनी चाहिए। लेकिन राहुल और उसके परिवार वाले नहीं मानते, क्योंकि उनका भी एक गुरु था और वो यहाँ पर भड़क जाता है और कहता है कि ये मेरा अपमान है कि जो मैंने तय किया था, अगर आप लोग उसे ना माने तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। इसके बाद राहुल की फैमिली वाले इस शादी को कैंसिल करने के लिए जाते हैं और अब यहाँ वासुदेव भी शादी को कैंसिल कर देता है। अब जब शादी कैंसिल होती है तो मीरा कहती है कि अगर मेरी शादी राहुल से नहीं हुई तो फिर मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। ये देखकर अर्जुन कहता है कि मैं अपनी बहन की शादी करवाऊंगा, इसी घर में करवाऊंगा, जिस मुहूर्त पे बोला है उसी मुहूर्त पे करवाऊंगा, मतलब कि रात को 8:30 बजे। जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। रात को 8:30 बजे के आसपास फुल लाइटिंग के साथ यहाँ पर शादी होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर तूफान आता है और तूफान आने की वजह से पूरे के पूरे कमरे की लाइट चली जाती है। अर्जुन समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो खतरा है, इसलिए वो मीरा को एक दूसरे कमरे में ले जाता है। वो उसके सामने एक टॉर्च रखता है और कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं इस कमरे से बाहर मत निकलना। बाहर आकर अर्जुन सभी को कमरे में बंद करने लगता है और कहता है कि बाहर मत निकलना। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आती है। मालूम पड़ता है कि वधूसुर मीरा को उठाकर ले गया है। अर्जुन अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है और जितनी औरतें मारी जा चुकी हैं सारी दुल्हनें अर्जुन को रास्ता दिखाती हैं। उन्हीं में से एक दुल्हन दरअसल प्रिया होती है। उनके बताए हुए रास्ते पर अर्जुन चल पड़ता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां 12 नवी नवेली दुल्हनों के कंकाल थे। और अब 13वीं की बारी थी, जो कि मीरा होने वाली है। और अगर मीरा की बलि दे दी जाती तो वधूसुर फिर से जाग जाएगा। और इन सारी क्रियाओं को दरअसल में राजा दुष्यंत करवा रहे थे, जो कि अपने बेटे को श्राप से मुक्त करवाना चाहते हैं। अर्जुन यहाँ पर पहुंच चुका था और जब यहाँ मीरा को मारा जाने वाला था उससे पहले ही अर्जुन वधूसुर पर अटैक कर देता है। यहाँ पर अर्जुन और माधव के बीच में जोरदार लड़ाई होती है और यहाँ माधव के पास तो बहुत सारी असीम शक्तियां थी, इसलिए वो यहाँ पर अर्जुन को बुरी तरह से पीटता है। लेकिन आखिर में वृक्षणी जो है वो अर्जुन को बिजली की शक्तियां दे देती है, जिस वजह से अर्जुन माधव से लड़ाई करता है और उसे जान से मार देता है। आखिर में वो दुष्यंत को भी मार देता है और अब यहाँ पर वधूसुर जिंदा नहीं हो पाता। लेकिन वहां पर पूरे मंदिर का तहस नहस हो जाता है। यहाँ पर पूरा मंदिर टूटने लगता है, लेकिन सही समय पर अर्जुन और मीरा वहां से बाहर निकल जाते हैं। अर्जुन ने अपनी बहन मीरा को बचा लिया था। वो मीरा से कहता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो किसी से मत बताना। इन सब के पीछे क्या है ये कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आगे हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया था और जो प्रिया है वो अर्जुन को बताती है कि वो यहाँ अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, जो कि शादी के बाद गायब हो गई थी। और अब हमें पता चलता है कि अर्जुन जिस लड़की के साथ घूम रहा था वो दरअसल में प्रिया की बहन थी। शुरुआत में जो लड़की मिली थी वो प्रिया थी। प्रिया ने ही अर्जुन की जान बचाई, लेकिन बीच में जो लड़की मिली थी वो प्रिया की बहन थी, जो कि एक भूत थी। आखिर में हम देखते हैं कि बाबा जो लड़कों को कहानी सुना रहे थे वो उनसे कहते हैं कि भूत बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अच्छे भूत, भोले भूत, डरावने भूत, बुरे भूत, दिखने वाले भूत, ना दिखने वाले भूत, ऐसे कई सारे भूत होते हैं। और आखिर में उस बाबा की शक्ल दिखाई जाती है और वो बाबा कोई और नहीं बल्कि यहाँ अक्षय कुमार है, मतलब कि अर्जुन है। यहाँ पता चलता है कि जब अर्जुन को करंट लगा था ना तभी वो मर गया था और जो सीपीआर से प्रिया ने उसकी जान बचाई थी वो तो महज एक भूत था। वो एक ऐसा भूत था जो सबको दिखता था, सबके साथ रहता था, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह। तभी हमें लास्ट में बताया गया है कि भूत बहुत सारे टाइप के होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।